हेलो एंड वेलकम टू द एक्सप्लेनर। आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल और हाँ काफ़ी कंट्रोवर्शियल सवाल को टैकल करने वाले हैं। क्या इंटरनेशनल लॉ, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं, सच में लॉ है या फिर ये बस आपस में तय किए गए कुछ रूल्स हैं? ये सवाल सदियों से जूरिस्ट्स और डिप्लोमैट्स के बीच डिबेट का टॉपिक रहा है। क्या ये एक असली बाइंडिंग कानून है जिसे हर देश को मानना ही पड़ेगा, या फिर ये पावरफुल देशों के लिए एक तरह का सजेशन बॉक्स है जिसे वो अपनी सुविधा के हिसाब से फॉलो या इग्नोर कर देते हैं। ओके, सो इस बड़े सवाल में डीप डाइव करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम सब एक पेज पर आ जाएं। चलिए पहले इसके फंडामेंटल्स को समझते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय कानून है क्या। इसकी एक बहुत अच्छी मॉडर्न डेफिनेशन जे स्टार्क ने दी है। आसान भाषा में कहें तो ये उन प्रिंसिपल्स और रूल्स का कलेक्शन है जिन्हें देश एक दूसरे के साथ डील करते वक्त फॉलो करने के लिए खुद को बाउंड फील करते हैं। समझिए, एक लीगल मजबूरी मानते हैं। और हाँ, आज के टाइम में इसका स्कोप सिर्फ देशों तक ही लिमिटेड नहीं है। अब इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और यहाँ तक कि हम जैसे इंडिविजुअल्स भी आते हैं। और सुनिए, ये कोई नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। द टर्म इंटरनेशनल लॉ 1780 में फेमस जूरिस्ट जेरेमी बेंथम ने दिया था। उससे भी पहले से इसे लॉ ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता था। तो आप देख सकते हैं कि देशों के बीच कानून का आइडिया वक्त के साथ साथ इवॉल्व होता रहा है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। एक ऐसी पावरफुल थ्योरी जो सीधा सीधा ये दावा करती है कि इंटरनेशनल लॉ लॉ है ही नहीं। इसे कहते हैं द वैनिशिंग पॉइंट थ्योरी। ये पावरफुल लाइन सर थॉमस हॉलैंड की है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस का वैनिशिंग पॉइंट है। अब ये वैनिशिंग पॉइंट क्या है? सोच के देखिए, जैसे आप रेलवे ट्रैक्स को देखते हैं, वो दूर जाकर ऐसे लगते हैं जैसे एक पॉइंट पर मिलकर गायब हो रहे हैं। हॉलैंड का यही मतलब था कि इंटरनेशनल लॉ दूर से तो लॉ जैसा दिखता है, पर जैसे ही आप उसके पास जाकर उसकी असलियत परखने की कोशिश करते हैं, वो लॉ से हटकर सिर्फ मोरालिटी यानी सही गलत की बातों में बदल जाता है। हॉलैंड का ये पूरा आर्ग्यूमेंट दो मेन पिलर्स पर खड़ा था। पहला, उनका कहना था कि देश इन नियमों को फॉलो तो करते हैं, पर किसी लीगल ड्यूटी की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ कर्टसी, एक तरह के शिष्टाचार के नाते। और दूसरा, और ये उनका सबसे स्ट्रांग पॉइंट था, कि यहाँ कोई ऊपर बैठा हुआ इंडिपेंडेंट जज या आर्बिटर नहीं है। हर देश अपने केस में खुद ही जज बन जाता है। और उनके मुताबिक भाई बिना एक न्यूट्रल रेफरी के कोई असली कानून हो ही नहीं सकता। तो हॉलैंड ने काफी सॉलिड केस बनाया था, राइट? पर सवाल ये है कि क्या उनकी बात आज के दौर में भी सच साबित होती है? चलिए अब इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं। तो पहला जवाब है, एक आर्बिटर है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ। ये कोई ऐसी वैसी बॉडी नहीं है। UN चार्टर का आर्टिकल 94 साफ कहता है कि सभी मेंबर स्टेट्स को ICJ के डिसीजंस को मानना पड़ेगा। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है 1949 का कोफू चैनल केस। उस केस में ICJ ने अल्बानिया को UK के वॉरशिप्स को हुए नुकसान के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया था। तो देखिए, एक थर्ड पार्टी सिस्टम है और वो काम कर रहा है। दूसरा बड़ा जवाब यह है कि कानून सिर्फ वो नहीं होता जो लिखा हो। कस्टम यानी जो प्रथा चली आ रही है, वो भी बाइंडिंग लॉ बन सकती है। जब देश लगातार एक ही तरह से काम करते हैं, जिसे स्टेट प्रैक्टिस कहते हैं, और साथ ही ये भी मानते हैं कि ऐसा करना उनकी लीगल जिम्मेदारी है, जिसके लिए एक अहम टर्म है ओपिनियो जूरिस, तब ये चीज़ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बन जाती है और ये सब पर लागू होती है। और यहाँ से निकलता है शायद सबसे फैसिनेटिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट ऑफ ऑल। जब देश इंटरनेशनल लॉ को तोड़ते भी हैं ना, तब वो ये नहीं कहते कि ऐसा कोई लॉ है ही नहीं, बल्कि वो उसी कानून की किताब से पन्ने निकालकर उसी की भाषा में अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। 1961 में जब इंडिया ने गोवा को टेक ओवर किया, तो जस्टिफिकेशन में UN चार्टर के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का हवाला दिया। या फिर 1956 में जब UK ने स्वेज क्राइसिस में इंटरवीन किया, तो उन्होंने UN चार्टर के आर्टिकल 51 यानी सेल्फ डिफेंस का क्लेम किया। और बिल्कुल रीसेंट 2022 में रशिया ने भी अपने एक्शंस को इंटरनेशनल लॉ की वोकैबुलरी में ही फ्रेम किया। पॉइंट समझ रहे हैं आप? अपने एक्शंस को जस्टिफाई करके ये सारे देश इनडायरेक्टली ही सही, पर लॉ की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब थोड़ा हिस्ट्री से निकलकर प्रेजेंट में आते हैं। देखते हैं कि ये सिस्टम आज के बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में कैसे काम कर रहा है। ज़रा इस नंबर पर गौर कीजिए, 143। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इतने सारे देशों ने UN जनरल असेंबली में रशिया के यूक्रेनियन रीजन्स पर कब्जे को कानूनी तौर पर गलत और इनवैलिड ठहराने के लिए वोट किया। ये सिर्फ एक मॉरल स्टेटमेंट नहीं था, ये था इंटरनेशनल लॉ इन एक्शन।
और बात सिर्फ उस रेजोल्यूशन पे नहीं रुकी। फरवरी 2022 में ही यूक्रेन ने आईसीजे में केस फाइल कर दिया। फिर अप्रैल तक रशिया को यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये सभी कॉन्क्रीट लीगल एक्शंस हैं जिनके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और ये सिलसिला आज भी चल रहा है। अभी हाल ही का हाई प्रोफाइल 2024 साउथ अफ्रीका वर्सेस इजराइल केस जो आईसीजे में चल रहा है, इस बात का जिंदा सबूत है कि इंटरनेशनल लीगल सिस्टम दुनिया के सबसे मुश्किल और सेंसिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स को रियल टाइम में एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इन सभी दलीलों और सबूतों को देखने के बाद हम हॉलैंड की उस वैनिशिंग पॉइंट थियोरी के बारे में क्या कह सकते हैं? आज वो थियोरी कहाँ स्टैंड करती है? ये फेमस कोट लुई हेनकन का है और ये पूरी बात को बहुत अच्छे से समराइज करता है। वो कहते हैं कि लगभग सारे देश लगभग हमेशा इंटरनेशनल लॉ के लगभग सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। हाँ, वायलेशंस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे देश के कानून भी तोड़े जाते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता ना कि पूरा लीगल सिस्टम ही झूठ है। तो आखिरी फैसला बिल्कुल साफ है, इंटरनेशनल लॉ एक वैनिशिंग पॉइंट पर बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये जूरिस्प्रूडेंस का एक ग्रोइंग पॉइंट है। एक ऐसा सिस्टम जो टाइम के साथ साथ इवॉल्व हो रहा है, मजबूत हो रहा है और हमारे इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में शायद पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी बनता जा रहा है। तो इस सब के बाद क्या इंटरनेशनल लॉ एक परफेक्ट सिस्टम है? बिल्कुल नहीं। इसमें इन्फोर्समेंट की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, कोई डाउट नहीं। पर क्या ये सिर्फ एक वैनिशिंग पॉइंट है जैसा हॉलैंड ने सोचा था, या फिर ये आज हमारे टाइम में पहले से कहीं ज़्यादा रेलेवेंट हो चुका है? इस पर ज़रूर सोचिए। देखने के लिए शुक्रिया।